चलिए, माइक में बैटरी नहीं था, सॉरी, क्षमा चाहता हूं। आपके 2-3 मिनट हमने ले लिए बिना मतलब के। ये 2-3 मिनट आपका नहीं लेना चाहिए था। चलिए, आपके 2-3 मिनट हमने बेकार के ले लिए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब आवाज मेरी आ रही होगी, ये आपको क्लियर है। तो मैं कह रहा था, जिंदगी 4 दिन की है। 4 दिन की जिंदगी सबके लिए है। किसी ने इस जिंदगी को चमत्कार बना लिया, तो किसी ने इस जिंदगी को बहार बना लिया, तो किसी ने इस जिंदगी को अंधकार बना लिया। बहार बनेगा जिंदगी या चमत्कार बनेगी जिंदगी, ये निर्भर करता है आपकी सोच पर। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। कभी भी अपने आप को नीचे नहीं आंकना है। आज मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूं, मैं शिक्षक बनूंगा, कल मैं बीपीएससी भी निकालूंगा और पदाधिकारी बनूंगा, और अगर उम्र बची रह गई तो आईएएस की परीक्षा भी पास करूंगा। हमें नीचे नहीं रहना। हम रात दिन पढ़ेंगे। हम सामान्य लोगों की तरह अपनी जिंदगी क्यों काटेंगे? मात्र सैलरी से अपने जीवन बिताने वाले तो लाखों लोग हैं। अपनी सैलरी पर कटने वाले, आराम करने वाले, 10 घंटे की जॉब, घर में आके टेलीविजन देखना, गप करना और सो जाने वाले तो हजारों लाखों लोग हैं। हम उनमें शामिल नहीं हैं। हम योद्धा हैं, हम कर्मठ हैं। रात दिन पढ़ेंगे, जिंदगी को चमत्कार और बहार बनाएंगे, अंधकार नहीं बनाएंगे। ये हमारी सोच पर निर्भर है। जिंदगी है 4 दिन की, और 4 दिन भी बहुत होते हैं यारो। आग लगा देना है गुरु। रात दिन पढ़ना, अपने सपनों को पूरा करना है, रात रात भर जागना है। अगर तुम जून महीना, जुलाई महीना, अगस्त महीना और सितंबर महीना, ये 3-4 महीने अगर रात दिन पढ़ाई कर लेते हो तो लिख लो कि 2025 आपके लिए पूरी लाइफ चेंजिंग साबित होगा। लाइफ बदल जाएगा गुरु। परिवार का, समाज का, संबंधियों का सोचने का तरीका बदल जाएगा। आपके प्रति जो सोचते हैं उनका नजरिया बदल जाएगा, और अंततः आप सफल होकर चमकेंगे सूरज की तरह। बस जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने अपने आप को जगा दीजिए। दिसंबर आते आते आपकी लाइफ में एक चमत्कार होगा। ये बात मैं जानता हूं, मैं ज्योतिष नहीं हूं, पर 4 महीने यदि मेहनत कर दे तो गारंटी कहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? ये बताइए आप। इसका क्वेश्चन का उत्तर आपको दे देना चाहिए। सामाजिक सुधार आंदोलन का जनक, सामाजिक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रदूत, नव जागरण का पिता, पुनर्जागरण का पिता, भारत में नव जागरण का पिता, पुनर्जागरण का पिता, पुनर्जागरण का पैगंबर किसको कहा जाता है? ये आप जानते हैं? इसका उत्तर भी आप दीजिए। गुरुजी, मैं टीचर बनना चाहता हूं। अभी एसएसबी का जॉब में हूं। एसएसबी, चलिए, देश की रक्षा है। आप डिफेंस वॉरियर, आप देश की सीमा पर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि इस देश में बस 4 लोगों का ही वैल्यू होना चाहिए। 4 व्यक्ति की सबकी होनी चाहिए, लेकिन 4 लोगों की वैल्यू हमेशा होनी चाहिए। देश में सेना के जवान, खेत में काम करने वाला किसान, शिक्षक और चौथा छात्र। ये 4 ही लोग हैं जिनका सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए। टीचर, सेना, शिक्षक, जिसको शिक्षक, सेना, किसान और छात्र। उसके बाद सबकी वैल्यू होनी चाहिए। नेता उता सबके वैल्यू होना चाहिए, मंत्री संतरी सबका वैल्यू होना चाहिए। बाद में पहले देश में सेना का सम्मान, उसके बाद किसान का, फिर शिक्षक का और छात्र का। गुरु, आप भी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ाने में आना चाहते हैं, आ जाइए, देश के लिए तैयार कीजिए सेना। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का पिता था? राजा राम मोहन रॉय। देश में सामाजिक सुधार आंदोलन का पिता कौन था? राजा राम मोहन रॉय। थोड़ी सी सुना दो बात, रिवाइज हो जाएगा आपका। ये वही राजा राम मोहन रॉय हैं जिन्होंने पहली बार भारत में सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक अंधविश्वास को दूर करने का काम किया। धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। और बता दें, भारत में पहली बार पुनर्जागरण बंगाल से शुरू हुआ। भारत में पहली बार पुनर्जागरण की शुरुआत बंगाल से हुआ। वैसे पूरे दुनिया में पहली बार पुनर्जागरण यूरोप में इटली से हुआ था। यूरोप में इटली, लिख लीजिए, दुनिया में पहली बार, यूरोप में पहली बार पुनर्जागरण इटली से शुरू हुआ। इटली, यूरोप में एक देश है इटली, जिसकी राजधानी है रोम। यूरोप में सबसे पहले
इटली से हुआ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत, पुनर्जागरण की शुरुआत, नव जागरण की शुरुआत, रेनेसा की शुरुआत। नव जागरण पुनर्जागरण को अंग्रेजी में हम रेनेसा कहते हैं। रेनेसा की शुरुआत इटली से हुआ, लेकिन भारत में पुनर्जागरण नव जागरण की शुरुआत बंगाल से हुआ, और बंगाल में भी राजा राम मोहन रॉय ने शुरू किया। राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले 1815 में आत्मीय सभा बनाई। बस सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन से जुड़ गए तो लाइक बटन दबाने में कोई पैसा नहीं लगता, टाइम लगता, प्लीज लाइक दिस सेशन। गुरु मैं कह रहा हूं कि 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने क्या बनाया भैया, आत्मीय सभा बनाया। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय ने 1817 में अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर, लिखो अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज बनाया। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, जिसे आजकल हम प्रेसिडेंसी कॉलेज भी कहते हैं, ऐसे दिल्ली में भी हिंदू कॉलेज है, लेकिन कलकत्ता का हिंदू कॉलेज ही बन गया बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किया। 1825 में राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज बनाया। राजा राम मोहन रॉय ने 1825 में वेदांत कॉलेज बनाया, और राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज बनाया। 1828 में ब्रह्म समाज बनाया, और 1829 में राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा का अंत हुआ, नोट कर लीजिए। राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया, और 1833 में 1833 का वो दिन जब राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई। ब्रिटेन में एक शहर है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में लंदन के बगल में एक शहर है ब्रिस्टल, लंदन से कुछ ही दूरी पे है, अपनी कार से आप जा सकते हैं। कभी लंदन जाइए तो बगल में ही ब्रिस्टल है, सड़क मार्ग भी जाती है, मेट्रो भी जाती है। तो भैया ब्रिस्टल में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो जाती है, और राजा राम मोहन रॉय के मरने की समाधि भी वही है। क्वेश्चन आता है, एकमात्र सामाजिक धार्मिक सुधारक आंदोलनकारी जिसका समाधि भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में है, तो राजा राम मोहन रॉय की समाधि इंग्लैंड में है। राजा राम मोहन रॉय के मरने के बाद ब्रह्म समाज का मुखिया देवेंद्र नाथ टैगोर बने। राजा राम मोहन रॉय के मरने के बाद ब्रह्म समाज का मुखिया देवेंद्र नाथ टैगोर बने। राजा राम मोहन रॉय का विचार कैसा था तो पूछता है परीक्षा में, तो एकेश्वरवाद से प्रभावित थे। राजा राम मोहन रॉय मोनोथिस्ट थे, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, ये मानने वाले कौन थे? राजा राम मोहन रॉय एकेश्वरवादी थे। इनका एक किताब भी था, इनका एक बुक भी था, एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार, इनकी एक पुस्तक भी था। और गुरु इनका एक और किताब था, इन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म में सुधार की बात नहीं किया, इन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म के सुधार की बात नहीं की, बल्कि इन्होंने ईसाई धर्म में भी कुछ बुराइयां थी उसको भी सुधारने का प्रयास किया। इनका एक किताब है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, इनकी एक और पुस्तक है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इनकी दो किताबें हैं, राजा राम मोहन रॉय की दो किताब, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, और इनकी दूसरी किताब है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। मैं बता दूं इनकी दो पत्रिका भी फेमस है, एक पत्रिका का नाम है मिरातुल अखबार, ये फारसी में है। सोचिए ये आदमी फारसी के भी जानकार थे, बंगला, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी सब के जानकार थे। मिरातुल अखबार, और इनकी दूसरी मैगजीन का नाम है संवाद कौमुदी, ये बांग्ला भाषा में है, और ये फारसी भाषा में। राजा राम मोहन रॉय से गुरु सवाल नहीं छूटेगा, इतना कर लिए राजा राम मोहन रॉय हो गए। राजा राम मोहन रॉय ने 1813 से बता देता हूं, 1815 में आत्मीय सभा, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज, 1829 में राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से क्या हुआ? सती प्रथा का अंत, 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु। उनका दो किताब है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का मतलब होता है
कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड आपने सुना होगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, अंबेडकर जी तीनों राउंड टेबल मीटिंग में भाग लिए थे। 1930, 1931, 1932 लगातार 3 साल राउंड टेबल मीटिंग चला। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीनों में अंबेडकर भाग लिए थे। क्यों भाग लिए थे? उनका कहना था कि जैसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मिला है, अलग से निर्वाचन मिला है, उस तरह से हरिजनों को भी अलग से निर्वाचन मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर गए थे। गांधी जी इस बात को समझ रहे थे। उनका कहना था कि जैसे मुसलमान अलग निर्वाचन लिए और आज स्थिति ऐसी आ गई कि एक मुसलमान के लिए एक अलग जमीन की मांग हो रही है। एक समय आएगा जब हरिजन भी अलग जमीन की मांग करेंगे, कहीं ना कहीं देश के टूटने का कारण बनेगा। अंबेडकर को भी अनुभव नहीं है, इसलिए गांधी जी जेल में उस समय थे। गांधी जी पुणे के जेल में थे। उन्होंने आमरण अनशन कर दिया, जेल में ही अनशन कर दिया गांधी जी ने कि अगर ये चीज आ गया, मुसलमान के जैसा हरिजनों को भी अलग निर्वाचन मिल गया, तो हम भैया भूख से प्राण त्याग देंगे। अंबेडकर को इस बात को समझना पड़ेगा। और अंग्रेज तो फिराक में था ही, ब्रिटिश सरकार तो हमेशा ही फिराक में थे कि भारत जितना टुकड़ा में टूटेगा, जितने विचारों में टूटेगा, आजादी की लड़ाई उतना ही कमजोर पड़ेगा और भारत में शासन करना उतना ही आसान होगा। अंग्रेज तो फेरा में था ही, हमेशा से अंग्रेज ऐसी काम। जब से अंग्रेज भारत में आए, व्यापारी बन के आए, तब से क्या किए? इस राजा के मामले में दखल देके, वो राजा के मामले में दखल देके, फूट डाल के भारत में शासन का प्रसार किया। वो चाहता ही था। अंबेडकर जी वही चीज को लेके चले गए। अंत में अंबेडकर जी के कहने पर, अंबेडकर जी के प्रयासों से जैसे मुसलमानों को मिला था पृथक निर्वाचन, हरिजनों को भी मिल गया पृथक निर्वाचन। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे उस समय, राउंड टेबल मीटिंग के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। कम्युनल अवार्ड क्या था? तो हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन जो मिला उसी को बोला गया सांप्रदायिक पुरस्कार, कम्युनल अवार्ड। जब गांधी जी के विरोध के बावजूद कम्युनल अवार्ड मिल गया, यानी अलग से निर्वाचन मिल गया हरिजनों को, तब गांधी जी पुणे के जेल में अनशन कर दिए। अंत में गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना के जेल में ही एक समझौता हुआ जिसका नाम था पूना पैक्ट। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच। नोट कर लीजिए, इसमें कहा गया, अंबेडकर को गांधी ने समझाया कि भैया पूरा आरक्षण ले लो, तुम एक सीट जनरल को मत दो, पिछड़ा वर्ग को मत दो, सब दलित को ही सारा सीट दे देंगे, लेकिन अलग से निर्वाचन मत कराओ। तब जाके केंद्रीय विधानसभा में दलित के सीट को 18% बढ़ाया गया और प्रांतीय विधानसभा में जो है दलित का जो सीट था 74, उसको बढ़ा के 147 कर दिया गया। माने केंद्र राज्य विधानसभा में 74 से सीट को बढ़ाकर 147 कर दिया गया और केंद्रीय विधानसभा में दलित के सीट को 18% बढ़ा दिया गया। अंबेडकर गांधी के बीच यही समझौता हुआ। इस समझौता के बाद कम्युनल अवार्ड को, सांप्रदायिक पुरस्कार को रद्द कर दिया गया। सांप्रदायिक पुरस्कार को पूछा जाए किसके आधार पर रद्द किया गया, तो गांधी अंबेडकर के बीच समझौता हुआ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट से सांप्रदायिक पुरस्कार को रद्द किया गया। सांप्रदायिक पुरस्कार क्या था? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन, अलग निर्वाचन, जिसको गांधी जी स्वीकार नहीं कर रहे थे। पूरा सीट ले लीजिए आप ही, लेकिन अलग निर्वाचन देना ठीक बात नहीं है, देश के अखंडता के लिए ठीक नहीं है। इसलिए गांधी जी ने अनशन किया। अंत में गांधी अंबेडकर के बीच सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ और इस अवार्ड को रद्द किया गया और अंत में हरिजनों को आरक्षण दिया गया। मैंने बताया कितना दिया गया। तो क्या था? हिंदू समाज में मतभेद, सांप्रदायिक पक्षपात, भारत की आर्थिक दुर्दशा, हस्तशिल्प का विनाश। सांप्रदायिक पक्षपात मतलब संप्रदाय के मामले में दलित वर्ग के लिए अलग से किया गया, तो क्या है? सांप्रदायिक पक्षी तो लिया गया। एक बार सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को लाइक कॉपी पेस्ट से क्या दिक्कत है? अच्छा, क्या हिमांशु यादव जी कोई प्रॉब्लम है क्या? करिए करिए, मैं कमेंट आपका पढ़ रहा हूं, कोई डाउट हो तो मैं कमेंट पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ूंगा। हाँ, सांप्रदायिक निर्णय अगस्त 1932 में हुआ और सितंबर में गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। हिमांशु जी सही बात बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, लड़िए मत आपस में। सभी हमारे अच्छे विद्यार्थी हैं, सभी मेरे होनहार और बहादुर विद्यार्थी हैं। अंधेरों से किसी को डर नहीं लगता। अंधेरा तेरी औकात क्या है, मैं दिखा दूंगा अपनी मेहनत से ये कैसे चिंगारी फूटता है, कैसे उजाला होता है। चलो गुरु, चिंगारी फोड़ना है, हारना नहीं है, जिद पे अड़ जाइए, कैसे नहीं होगा।
1000 लोग मिलेंगे आपके राह में बाधा बनने के लिए, लेकिन बाधाओं से डरना नहीं है। हमारे राह में भी बहुत बाधा था, स्कूलिंग से लेके तैयारी तक, तैयारी से लेके हर जगह, लेकिन बाधाओं को तोड़ते हुए लगे रहे। ठीक है, बाद में ही नौकरी लगी, लेकिन लग गई। ये टेंशन नहीं लेना, आप सभी में इतनी ताकत है, चाह लोगे तो 6 महीने में आपकी सूरत बदल सकती है। बस लगिए, बहस मत कीजिए। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुआ। इसका स्थापना किसने किया, ये पूछ रहा है भाई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उस समय बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। उस समय बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान से सुनिएगा, हेस्टिंग्स का कहना था कि भारत देश पे शासन अगर करना है तो भारतीय समाज को, भारतीय दर्शन को और भारतीय धर्म को समझना बहुत जरूरी है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का पहला गवर्नर था, उसी के समय एशियाटिक सोसाइटी बना। और एशियाटिक सोसाइटी जो बना वो मूल रूप से क्या था, एक अनुवाद विभाग था। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था। वॉरेन हेस्टिंग्स का कहना था कि भाई जब तक भारत के दर्शन, भारत के समाज, भारत के धर्म को नहीं समझेंगे, भारत पे शासन करना मुश्किल है। ऐसे में उसने सोचा कि भारत के जितने भी ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ, समाज ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ, उनका हम अंग्रेजी में अनुवाद करवाएंगे, अंग्रेजी में अनुवाद करवाएंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, तब भारत पे शासन करना आसान होगा। इसीलिए उसने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनवाया। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनवाया 1784 में, जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। और इसी के तहत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, कई सारे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इस पूरे सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने स्थापित किया। सर विलियम जोन्स हुआ किसके समय, जिस समय एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ, उस समय गवर्नर कौन था बंगाल का, तो भैया वॉरेन हेस्टिंग्स। और एशियाटिक सोसाइटी क्या था, तो एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था। किसने बनाया, सर विलियम जोन्स। कब बनाया, 1784। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। जान जाओ वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग्स आ गया तो थोड़ा जान जाओ। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही बंगाल का पहला गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही पहली बार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई, टैक्स डिपार्टमेंट बनाया गया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुआ। पहली बार कलकत्ता में मदरसा खोला गया और पहली बार बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला गया। कलकत्ता में मदरसा, बनारस में संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, ये सब किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही कलकत्ता में पहली बार 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना। कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब, 1774 में, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही। और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही नंद कुमार नामक ब्राह्मण को फांसी दी गई थी। नंद कुमार नामक ब्राह्मण को फांसी दी गई। और बता दें बहुत महत्वपूर्ण बात जो कोई नहीं बता पाएगा आपको, भैया वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध करने के लिए। पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध इसने किया क्योंकि इसने बंगाल से द्वैध शासन हटाया था। बंगाल में द्वैध शासन लगाया था लॉर्ड क्लाइव, कल बताए थे। बंगाल में द्वैध शासन लगाया लॉर्ड क्लाइव, लेकिन हटाया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और वही द्वैध शासन लाने की कोशिश हो रही थी पिट्स इंडिया एक्ट में। कुछ इसी प्रकार का सिस्टम था, इसका वॉरेन हेस्टिंग्स ने विरोध किया। इसी वजह से उस पर महाभियोग चलाया गया। अब सरकार के आदमी हैं और सरकारे के कानून का हम विरोध करें, मान लो हम सरकारी आदमी हैं, हम सरकारे के कानून का विरोध करें तो हम पर चल कार्रवाई हो जाएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर क्या है, कार्रवाई हो गया और उस पर महाभियोग चला। एकमात्र गवर्नर ने, पहला गवर्नर जिसको ब्रिटेन लौटने पर, पहला गवर्नर जिस पर ब्रिटेन लौटने पर महाभियोग चला, इंपीचमेंट चला, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। एक सवाल नहीं छूटेगा गुरु, टेंशन मत लो। गांधी जी का प्रिय गीत, वैष्णव जन तो ते नहीं कहियो, पीर पराई जान रे। दूसरे के दुख को जानना ही एक तरह से संत का काम है। संत का काम, इंसान का काम, मानवतावाद का काम दूसरे के पीर को, दूसरे के दुख को जानना, उसको समझना और दुख में किसी का काम आना, यही इंसानियत है। यही संत का काम है, यही सन्यासियों का काम है, यही महान व्यक्तियों का कार्य है। तो गुरु वैष्णव जन तो ते नहीं कहियो, पीर पराई जान रे, किसने लिखा था, नरसिंह मेहता। गांधी जी हमेशा इस गीत को गाते थे, वैष्णव जन तो ते नहीं कहियो, पीर पराई जान रे। इस गीत को लिखने वाले व्यक्ति थे नरसिंह मेहता
और गांधी जी से हमेशा गुनगुनाते थे। गांधी के बारे में बहुत बोल चुका हूं। गांधी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। 12 वर्ष की अवस्था में 1881 में कस्तूरबा गांधी से विवाह हुआ। 4 बेटों का जन्म हुआ, मनीलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के पंचम पुत्र यमुनालाल बजाज को बोला जाता है। यमुनालाल बजाज को गांधी जी का पंचम पुत्र कहा जाता है। यमुनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। ये वही यमुनालाल बजाज है जो कांग्रेस के कई सालों तक खजांची भी रहे और राष्ट्रीय आंदोलन में जेल भी गए थे। चलिए, गांधी जी की कहानी बहुत कहा हूं, आगे चलते हैं। भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? बिस्मार्क एक्चुअली जर्मनी का चांसलर था। जैसे हिटलर जर्मनी का चांसलर था, वैसे ही बिस्मार्क भी जर्मनी का चांसलर था। इसे जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जर्मनी को एक करने में, जर्मनी को टूटने से बचाने में बिस्मार्क का एक बड़ा रोल था। बिस्मार्क एक लीडर था। कहां का लीडर था भैया? तो जर्मनी का। ये जर्मनी के प्रधानमंत्री, जैसे भारत के प्रधानमंत्री होता है ना, सेम चीज जर्मनी में चांसलर होता है। यहां प्रधानमंत्री की जो औकात है, सेम औकात जर्मनी में चांसलर का होता है। यानी प्रधानमंत्री इज इक्वल टू चांसलर। तो जर्मनी के चांसलर रहा है बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी को एक करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उसी तरह सरदार पटेल ने भारत को एक करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इसीलिए भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि भारत को एक करने में सरदार जी का बड़ा योगदान था। ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। कई सत्याग्रह हैं, सब में मैक्सिमम सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया है। मैक्सिमम सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया है। लेकिन 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने 1928, डेट याद करो, 1928 के बारदोली गुजरात में है, गुजरात के बारदोली में बारदोली सत्याग्रह किया। किसानों के हक को लेकर इनकी कर्मठता को देखते हुए क्या कहा कि तो वल्लभ भाई पटेल नहीं है। बारदोली की महिलाओं ने कहा ये तो हमारा सरदार है, ये तो मेरा सरदार है। तब से वल्लभ भाई पटेल के नाम के पहले सरदार लग गया। तो किसने दिया सरदार की उपाधि? बारदोली की महिलाओं ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार मात्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, कराची अधिवेशन में 1931 में। कांग्रेस के कराची पाकिस्तान में वर्तमान में है। कराची सिंधु नदी के किनारे है। कराची किस नदी के किनारे है? सिंधु। तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल एक बार मात्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कराची अधिवेशन में ही पहली बार मौलिक अधिकार का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। पहली बार फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। कहां पर? तो कराची अधिवेशन में। और कराची अधिवेशन में ही गांधी जी को वामपंथियों ने काला झंडा दिखा दिया था। गांधी जी को वामपंथियों ने इस बात को लेकर, वामपंथियों को लगता था गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी नहीं होती, ऐसा वामपंथियों का मानना था। इसी बात को लेकर गांधी से नाराज थे और गांधी को काला झंडा दिखाया गया कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ही, जिसमें अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। इतना चिढ़ गए गांधी झंडा दिखाने से, नारेबाजी से। गांधी बोल दिए गांधी को तो लोग मार दो पर गांधीवाद नहीं मरेगा। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। ये बात गांधी जी खुदे बोले थे कराची अधिवेशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के अंतरिम सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री और साथ ही साथ गृह मंत्री थे। अंतरिम सरकार के गृह मंत्री पूछा जाए, अंतरिम सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री पूछा जाए, ये दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आजाद भारत में भी सरदार पटेल को प्रांतीय मामलों का मंत्रिमंडल मिला, प्रांतीय मामलों का मंत्रिमंडल मिला और गृह मंत्रालय मिला। सरदार पटेल की बात करें तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और सरदार पटेल का मृत्यु 1950 में हो गया। चलिए, यानी भारत का जो पहला आम चुनाव था उससे पहले पटेल जी डेथ पर। सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। इनके जन्म दिवस, क्योंकि भारत को एक इन्होंने किया था, इसीलिए इनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। सरदार पटेल का सबसे ऊंचा स्टैचू लगा हुआ है कहां पर? गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में। क्वेश्चन आता है कभी कभी, सरदार पटेल का हाल ही में एक सबसे ऊंचा स्टैचू बनाया गया है, वो कहां है? तो गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पर सरदार पटेल का सबसे ऊंचा स्टैचू है। ये भी नोट कर लो, केवड़िया, गुजरात के नर्मदा जिले केवड़िया नामक स्थान पर, केवड़िया भी है।
भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भाई नेशनल इनकम पहली बार किसने निकाला था? पर सेशन को लाइक कर दो जितने लोग जुड़े हैं। 555 बताइए। एक आता था साबुन सरफ की लंब 555 लोग जुड़े हैं, लाइक 342 है। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, क्या टेंशन है। चलिए भैया, पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय किसने निकाला? दादा भाई नौरोजी ने निकाला। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत का नेशनल इनकम निकाला और प्रति व्यक्ति आय दोनों निकाला। पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम दोनों दादा भाई नौरोजी ने निकाला पहली बार। और दादा भाई नेशनल इनकम का मतलब राष्ट्रीय आय का मतलब, इसके कई तरीके हैं। भारत में राष्ट्रीय आय निकालने के कई तरीके हैं। उन तरीकों में एक तरीका है जीडीपी, दूसरा तरीका है जीएनपी, और तीसरा तरीका है एनडीपी, और चौथा तरीका है एनएनपी। नोट कर लीजिए, भारत में नेशनल इनकम निकालने के 4 तरीके हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, सब को बोलते हैं नेशनल इनकम। पहली बार भारत में नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय किसने निकाला? दादा भाई नौरोजी। प्रति व्यक्ति आय भी किसने निकाला? दादा भाई नौरोजी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से नेशनल इनकम किसने निकाला, भारत में साइंटिफिक तरीके से नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को किसने निकाला पहली बार? तो आंसर होगा VKRB राव। VKRB राव पहली बार वैज्ञानिक तरीके से, पहली बार वैज्ञानिक तरीके से कौन निकाला नेशनल इनकम? तो VKRB राव। वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय आय कौन निकालता है? जीडीपी कौन निकालता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन भारत की एक संस्था है जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय को निकालता है। अगर बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, वयोवृद्ध नेता। भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव मैडम भिखाजी कामा रही हैं। मैडम भिखाजी कामा, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की मां, मदर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं, मैडम भिखाजी कामा को। मैडम भिखाजी कामा दादा भाई नौरोजी की पर्सनल सेक्रेटरी, निजी सचिव रही थी। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कब कब? 1886 में, 1893 में, 1906 में। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखा था फेमस, इस तो बहुत सारी किताबें लिखी इन्होंने। एक फेमस किताब है पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी ऑफ, लिख लीजिए, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी किताब है। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। दादा भाई नौरोजी ने ही धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया। कैसे अंग्रेज यहां से धन पैसा बटोर के लूट के ले जा रहे हैं, इसका सिद्धांत धन निष्कासन का सिद्धांत कहलाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहलाता है। इसका थ्योरी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। दादा भाई नौरोजी की 2 पत्रिका, एक पत्रिका का नाम था वॉइस ऑफ इंडिया और दूसरी पत्रिका का नाम था रफ्त गुफ्तार। दादा भाई नौरोजी की 2 पत्रिकाएं, एक रफ्त गुफ्तार और दूसरा वॉइस ऑफ इंडिया। सेशन को लाइक कर दो गुरु, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की रात होना चाहिए हिस्टोरिकल नाइट। चलो गुरु, चलिए। भारत में ब्रिटेन, भारत से ब्रिटेन की ओर लो, ई क्वेश्चन का उत्तर गलती हुआ तो गुरु कैमरा में घुसेंगे, डंटा लेकर सोट देंगे धर के। बताओ जल्दी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के अपवहन या धन के अपहरण का सिद्धांत किसने दिया? ई गलती हुआ तो बताओ, तोड़ेंगे हम। बताओ जल्दी कौन दिया? चलिए, आसान क्वेश्चन, इसमें भी टाइम लगा रहा है जी। सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिए। हारना मना है जिंदगी में। इतना जानिए कि अंबानी की भी लाइफ जो है ना, कोई कितना भी धना सेठ क्यों ना हो, कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, हर इंसान के जीवन में टूटन है, चैलेंज है, अंधेरा है। लेकिन फर्क इस पे पड़ जाता है किसके अंदर कितना झील है, कितना उत्साह है, किसके अंदर कितनी जिद की ताकत है, मेहनत करने की ताकत है। यही बदल देता है, फर्क ला देता है। टूटा कौन नहीं, टूटा कौन नहीं। हर इंसान यहां टूटा है, हर इंसान यहां छूटा है, लेकिन जीता वही जिसके अंदर मद्दा है, उठ के खड़ा होकर चिल्लाने का, मैं करूंगा और मैं जीतूंगा। सचिन तेंदुलकर वाला लाइन, मैं खेलेगा। नाक से खून बह रहा था और 15 साल 14 साल का बच्चा क्रिकेट खेल रहा था। वही वाला बात है। चलिए भाई आगे आओ, करेंगे या मरेंगे, डू एंड डाई। या इसी को गांधी जी ने कहा कि गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ। हालांकि गांधी जी डायरेक्ट नहीं बोले थे डू एंड डाई, डू एंड डाई तो उसका डाइवर्जन है। गांधी जी ही बोले थे गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ।
ये गांधी जी ने कब कहा था? मैं बता दूं कि 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो का प्रस्ताव पूछा जाए, पारित हुआ। कब पारित हुआ गुरु? तो 14 जुलाई 1942 को। कहां पारित हुआ? वर्धा में पारित हुआ। भारत छोड़ो का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा में पारित हुआ। नोट कर लीजिए। और ये तो प्रस्ताव में पारित हुआ, लेकिन आंदोलन तो शुरू नहीं हुआ। भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ 14 जुलाई को वर्धा में, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यानी प्रारंभ कब हुआ? शुरुआत कब हुआ? तो लिखिए 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को कहां से? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। बंबई के कहां शुरू हुआ? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। ग्वालियर टैंक मैदान। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना मेरे से, जिस तरह का मैं डिस्कशन दे रहा हूं आप लोगों को, एकदम मान के चलिए कि बीपीएससी 71 भी आपके लिए हलवा होने वाला है। इसी सेशन से बीपीएससी 71 भी हलवा होने वाला है। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, नोटिफिकेशन ताकि आ जाए आपके पास। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ टेलीग्राम का लिंक, उससे जुड़ जाइएगा। चलिए, तो 1942 को शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में गांधी जी ने कहा करो और मरो, डू एंड डाई, डू एंड डाई, करो और मरो, कहा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में। चूंकि अगस्त में शुरू हुआ था, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ 8 अगस्त को, उसके अगले दिन 9 अगस्त को चलाया गया ब्रिटेन की सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया और इस ऑपरेशन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के एक दिन के बाद ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया। और इस ऑपरेशन के तहत भारत के जितने बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। सबको गिरफ्तार कर लिया गया ताकि आंदोलन कमजोर पड़ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। राजेंद्र प्रसाद को ही बांकीपुर जेल में बंद किया गया था। पटना के जो रेलवे स्टेशन के सामने बुद्धा पार्क है, उसी के कोने में छोटा सा बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। उसमें कुछ है नहीं, ईंटा का। हालांकि सरकार ने वहां पर पार्क बना के, मुझे लगता है जेलें बना देना चाहिए था आर्टिफिशियल। आजकल तो जेल टूरिज्म भी चल रहा है। आजकल देखोगे तो महाराष्ट्र में जैसे गांधी जी आगा का पैलेस में बंद हुए थे, महात्मा गांधी बंद हुए थे यरवदा जेल में, इस सबको डेकोरेट कर दिया है। और उसमें अब टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए, टिकट लगता है। जैसे सेलुलर जेल है अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में, हम गए थे वहाँ, तो वहाँ भी देखिए आपकी सेलुलर जेल में भी जो है, अब तो वहाँ लेजर लाइट, लेजर शो, बहुत रेवेन्यू सरकार को आता है। तो सरकार को चाहिए पार्क छोड़ करके वहाँ पर जेल ही का स्ट्रक्चर बना देते। लोग 20 रुपए के बदले 50 रुपए देते। खैर, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? अभी बताया हूं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था, उसमें गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सर विलियम जोन्स, सॉरी, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस। और शकुंतला का, जो कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया। नोट कर लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक है जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। शकुंतला राजा दुष्यंत के एक पुत्र थे भरत, जिन्होंने शेर के मुंह जबड़ा में हाथ डाल देते थे। उसी के नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। तो ये पूरी कहानी इसमें है। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया विलियम जोन्स ने और गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया चार्ल्स विल्किंस ने। आगे आइए, मौलाना अबुल कलाम आजाद को ने 1912 में एक उर्दू पत्रिका निकाला। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में, मात्र कितने साल के थे? तो 12 साल और 12 24 साल। भाई अबुल कलाम आजाद जब 24 साल के मात्र थे तो उन्होंने उर्दू में एक पत्रिका निकाला था, अल हिलाल।
उसमें इतनी सारी क्रांतिकारी बातें लिखी हुई थी कि पत्रिका आते ही इस पर बैन हो गया। इस पर क्या हो गया, सरकार के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतनी क्रांतिकारी बातें थी इसमें अल हिलाल में कि उस पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन मौलाना आजाद रुकने वाले कहाँ थे? वो एक बहुत बड़े लीडर थे भविष्य के। उन्होंने तुरंत अगले ही साल 1913 में एक और पत्रिका निकाला जिसका नाम था अल बलाग। अल बलाग मौलाना अबुल कलाम आजाद की दूसरी पत्रिका है। पहली पत्रिका के प्रतिबंध लगने के बाद दूसरी पत्रिका निकाला अल बलाग अगले ही साल 1913 में। मौलाना आजाद का एक किताब भी था, मौलाना आजाद का एक बुक भी था जिसका नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। इस किताब को ही प्रतिबंधित किया गया। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इस किताब को भी बैन किया गया। मैंने जो भी लिखते थे मौलाना आजाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। मौलाना आजाद की सारी चीजों पर प्रतिबंध। मौलाना कहा लिख रहे, बड़ा लंबा लंबा कमेंट कर रहे हो। मनदीप जी गुड मॉर्निंग। अच्छा, अरे भैया सुबह नहीं हुआ है, शामे है अभी, कहा बतियाने लगते हो तुम लोग। चलिए, दीपक पांडे, नईम अली, चलिए भैया जवाब दीजिए, सेशन को लाइक कर दो गुरु। मैं कह रहा हूं कि ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ और 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार 1923 में जब उनकी उम्र मात्र 35 साल की थी, तो 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, मेन नहीं, विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आजाद मात्र 35 साल में। इसीलिए कहा जाता है कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और 1940 में 1940 में झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का सेशन हुआ और वहां भी मौलाना आजाद चुने गए। और 40 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ तब लगातार 5 साल तक कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ। 5 साल तक लगातार कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ। और इस तरह से देखा जाए तो लगातार 5 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो 2 सवाल यहां पर बनता है, सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। और उनके जन्म दिवस से 11 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। उनकी 2 मैगजीन, एक 1912 में आया अल हिलाल, एक 1913 में आया अल बलाग। इनकी एक किताब इंडिया विंस फ्रीडम। बस इतना याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा? किसने कहा ये आराम से बता दीजिएगा। कब कहा ये भी बताइए, कब कहा ये भी साथ में लिखिएगा। किसने कहा और कब कहा, गुरु ये भी साथ में लिखना है। सर सभी सब्जेक्ट का एक मैराथन दे दीजिए भैया। वो तैयारी में हम हैं, बहुत जल्द तैयारी में इसमें है। इसमें ज्योग्राफी के बहुत सारे सवाल है। आज का जो सेशन है ना, इसमें भूगोल के बहुत सारा सवाल है, इतिहास के है, भूगोल के है, पॉलिटी के है, साइंस के। टेंशन ना लीजिए, एक बड़ा मैराथन हर चीज के लाएंगे। बस आप सेशन से जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज मुझे लोग चाहते हैं, इतना ज्यादा बच्चे हमें प्यार करते हैं। इसके पीछे वजह आप हैं। आप ही वो लोग हैं जो मां सरस्वती की कृपा से इतना दूर तक हमको लाए। लगातार पढ़ते रहिए, इस चीज को मैं भूलूंगा नहीं। मैं इतनी मेहनत करूंगा आपके लिए, जो आपने मुझे दिया है प्यार, उसके एवज में मैं इतना मेहनत करूंगा कि आप मुझे बस उस दिन का इंतजार होगा जब आप सफल होकर आएंगे और पैर छुएंगे मेरा कि सर मेरा हो गया। और इसमें आपका भी रोल रहा, पर मैं इतना नहीं मानता। मैं यही मानता हूं कि 80% सफलता में बच्चों का ही हाथ होता है, खुद का हाथ। जो इंसान अपने टेबल पर नहीं पढ़ाई करेगा वो कोचिंग में, ट्यूशन में क्या पढ़ेगा? भैया मैं यही कहता हूं कि 80% जो लड़के सेलेक्ट होते हैं उसमें उनका योगदान होता है और 10-20% मास्टर का, कोचिंग का रोल होता है। चलिए, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा? तो कहा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। कहा कब? कहा 1916 में। और बाकी हमारे दिल के करीब आप हैं और जितना मेहनत करना पड़े आपके लिए मैं करूंगा, लेकिन आपको छोड़ूंगा नहीं।
बस इतना प्रॉमिस है आपसे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर कहूंगा। कब कहा? तो ये कहा 1916 में। और किसने कहा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब तिलक की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी सुन लो ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण है तिलक। तिलक की बात सुनो। तिलक ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाया। तिलक ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन, लिख लो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में। उसके बाद तिलक ने क्रांतिकारी भावनाओं के प्रचार प्रसार के लिए, क्रांति को डेवलप करने के लिए, अंग्रेजों से गोला बारूद से लड़ने के लिए, अंग्रेजों को उनके शब्दों में जवाब देने के लिए अब विनती नहीं करेंगे, उनसे क्षमा और दया नहीं मांगेंगे, अगर वो मारेंगे तो हम भी मारेंगे। इसी को बोलते हैं क्रांतिकारी भावना। क्रांतिकारी भावनाओं के प्रचार के लिए तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की। गणपति उत्सव, गणेश जी का उत्सव मनाना, ये तो बहाना था, भीड़ में क्रांति को अलग जगाना ये मेन उद्देश्य था। तो क्रांतिकारी भावनाओं को जगाने के लिए 1893 में तिलक ने गणपति उत्सव की शुरुआत की और 1895 में तिलक ने शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। 1895 में शिवाजी उत्सव। उसके बाद तिलक ने 2 मैगजीन निकाली थी जिसका नाम था मराठा और केसरी। तिलक के एक मैगजीन का नाम मराठा था, मराठा की भाषा अंग्रेजी और केसरी की भाषा मराठी। मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में ये तिलक ने 2 मैगजीन निकाला। तिलक की 2 पुस्तक भी था। एक किताब का नाम था गीता रहस्य, तिलक का एक पुस्तक का नाम था गीता रहस्य, और इनकी दूसरी पुस्तक का नाम था आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। तिलक ने आर्यों का आगमन आर्कटिक प्रदेश यानी साइबेरिया से बताया था। तिलक ने रूस के कहा था कि भारत में जो आर्य आए थे वो साइबेरिया से आए थे, आर्कटिक प्रदेश से आए थे। ये बताने वाला विद्वान कौन थे? तिलक। तिलक ने अपनी किताब आर्कटिक होम ऑफ वेदाज लिखा, उसी में बताया कि आर्य साइबेरिया से आए थे। तिलक ने एक किताब लिखा गीता रहस्य। तिलक 2 मैगजीन निकाला, बता दिया, मराठा और केसरी। तिलक की बात करें तो 1908 में तिलक को जेल भेजा गया 6 साल के लिए। 1908 से लेकर 1914 तक 6 साल लगातार बर्मा, यानी उस समय बर्मा था, आज म्यांमार है, बर्मा यानी म्यांमार के मांडले जेल में 6 साल रहे। कौन? तिलक रहे। जब जेल से छूटे तिलक, तब उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मिलाने का प्रयास किया। 1916 में तिलक के ही प्रयास से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, जिसे हम लोग लखनऊ पैक्ट कहते हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं 1916 में तिलक के प्रयास से। लेकिन लखनऊ पैक्ट यानी मुसलमान और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ लखनऊ पैक्ट, उसका मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था। बहुत जब क्वेश्चन आता है कि लखनऊ पैक्ट का विरोध किसने किया, तो महामना मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ पैक्ट का विरोध किया था मेरे दोस्त। क्यों विरोध किया? आखिर मुसलमान और हिंदू मिल रहे थे, मुसलमान और कांग्रेस मिल रहे थे, तो क्या दिक्कत है इसमें? अच्छी बात तो थी। फिर मालवीय ने विरोध क्यों किया? मालवीय ने विरोध किया कि मुस्लिम लीग के शर्तों पर समझौता क्यों हुआ। मुस्लिम लीग ने कहा था तिलक से कि हम कांग्रेस से समझौता तब करेंगे जब कांग्रेस हमारे पृथक निर्वाचन को समर्थन देगा। कांग्रेस हमारा जो पृथक निर्वाचन मिला है उसका कांग्रेस समर्थन करेगी कि सही मिला है, ऐसा बोलेगी कांग्रेस, तब हम समझौता करेंगे। तिलक उस बात के लिए स्वीकार कर लिए। हाँ भाई, कांग्रेस मानेगी, हम बोल रहे मानेगी, आप समझौता करिए ना। तो मुस्लिम लीग के शर्तों पर जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ, इसके लिए उन्होंने विरोध किया मालवीय जी कि पृथक निर्वाचन स्वीकार करने का चीज है, मैं कोई भी बात मान लेंगे समझौता के लिए, तो इंतजार करते बाद में समझौता होता, लेकिन पृथक निर्वाचन को स्वीकार करना है भूल थी, इसीलिए उन्होंने विरोध किया था। क्लियर है? बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में कर्नाटक के बेलगांव से, बाल गंगाधर तिलक ने कर्नाटक के बेलगांव से होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी 16 में ही। और 16 में ही उन्होंने कहा था स्वराज इज आवर बर्थ राइट, स्वराज इज आवर बर्थ राइट, आई विल टेक इट। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? तिलक ने कहा था 1916 में। बहुत बात कर लिए तिलक के बारे में। आगे आइए, फ्रंटियर गांधी के पद से किसको कौन सम्मानित किए गए थे? फ्रंटियर गांधी किनको कहा जाता था? चलिए सुधांशु जी, थोड़ा सा आप लोग चिढ़ते भी होंगे नहीं? अच्छा, हमसे किनको किनको चिढ़ होता है कि बड़ी बोलता ही मास्टर, अरे आंसर बता के आगे बढ़ो ना। अरे गुरु, ऐसा सेशन तुम भी मत देखना, टिक मार के आगे बढ़ने वाला सेशन नहीं देखना चाहिए। अरे वो कमो तो घर पे तुम भी करोगे, डाटा बर्बाद करने की क्या जरूरत है? हमारा मकसद है आपको क्वेश्चन नहीं कराना, बल्कि क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर खत्म कर देना। ये बात है।
चलो भैया, अब इसलिए घबराओ मत। फ्रंटियर गांधी, या इन्हीं को बोलते सीमांत गांधी भी। फ्रंटियर गांधी बोलो या सीमांत गांधी बोलो, एक ही बात है। फ्रंटियर इन्हीं को बोलते हैं खुदाई खिदमतगार भी। खुदाई इन्हीं को बोलते हैं खुदाई खिदमतगार। खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसको जानते हैं? पूछे फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जानते हैं? खुदाई खिदमतगार के नाम से किसको जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, वहां के वो गांधी थे। जब महात्मा गांधी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे, उस समय खान अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ता आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था उत्तर पश्चिम सीमा पर। जिस समय गांधी जी चला रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय बिहार में शराबबंदी आंदोलन और चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चला। बिहार में शराबबंदी आंदोलन और चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चला। कब? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी देश में चला रहे थे। उसी समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था लाल कुर्ता आंदोलन। पूछा जाए कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ता आंदोलन चलाया था, तब गांधी जी कौन आंदोलन चला रहे थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही मणिपुर में हरेका आंदोलन चला। हरेला, हरेला आंदोलन या जिया तरंग आंदोलन। जिया तरंग आंदोलन एक ही बात है। हरेला आंदोलन या जिया तरंग आंदोलन कहां चला? मणिपुर में चला। और किसने चलाया? रानी गैंडेलियू। रानी गैंडेलियू ने चलाया। रानी गैंडेलियू ने चलाया मणिपुर में। उसी समय हरेका हरेला आंदोलन या जिया तरंग आंदोलन। रानी गैंडेलियू को रानी की उपाधि किसने दिया था? रानी गैंडेलियू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। रानी की उपाधि लिख लो, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। देखो भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा, ये तो सत्य बात है, इसमें कोई मैंने दो राय वाली बातें नहीं है। मेहनत सबको करना पड़ेगा। सिर्फ आंखों को बंद करके मुंगेरी लाल के ख्वाब देखने से ख्वाब पूरे नहीं होते। मुंगेरी लाल नहीं बनना होगा, बनना होगा मेहनती लाल। मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत ज्यादा कहां करना है भाई? 24 घंटा में रूटीन बना के यदि ईमानदारी से, तन्मयता से, कॉन्सेंट्रेशन से यदि 7-8 घंटा भी साल बाद में पढ़ ले, 8 घंटा, तो बिहार पीसीएस में पदाधिकारी बन जाएगा। और 1.5 साल 2 साल पढ़ ले तो कलेक्टर बन जाएगा। लेकिन सच यही है कि हम डाइवर्जन वाले इंसान हैं। अभी कुछ सोचेंगे, कल कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे। चलिए, अच्छा इसमें और है, लाला लाजपत राय हैं। तो लाला लाजपत राय को बोलते हैं शेरे पंजाब। लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी बोलते हैं, शेरे पंजाब भी बोलते हैं। और लाला लाजपत राय, मैं बता दूं आपको कि इनके अलावा राजा रंजीत सिंह को भी शेरे पंजाब कहते हैं। राजा रंजीत सिंह को भी शेरे पंजाब कहते हैं। और लाला लाजपत राय को भी शेरे पंजाब कहते हैं। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहते हैं। और सुन लीजिए मेरी बात, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुआ था लाठी के चोट लगने से। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में लाठी के चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय मरते हुए बोले थे, क्वेश्चन आता है, लाला लाजपत राय मरते हुए बोल गए कि मेरे सिर पर किया गया लाठी का एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के लिए कफन साबित होगा। चलिए बस सेशन को लाइक कर दो गुरु। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के संबंधित नहीं है? कौन सी रचना है जिसे महात्मा गांधी ने नहीं लिखा? कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी ने नहीं लिखा? जल्दी उत्तर दे दो मेरे प्यारे बच्चों।
बताओ कौन सा है गांधी जी की? मैंने बताया है गांधी जी की दो पुस्तक, गांधी जी की दो पुस्तक, एक इनकी आत्मकथा, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा जिसको गांधी जी ने खुद लिखा था, और दूसरी किताब इनकी है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नोट कीजिए, गांधी जी की दो पुस्तक, एक पुस्तक का नाम हिंद स्वराज और दूसरी पुस्तक का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी की 4 पत्रिका, गांधी जी की कितनी पत्रिका? 4 पत्रिका थी, जिसका नाम था, पहले पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन, गांधी जी की पहली पत्रिका इंडियन ओपिनियन। गांधी जी की दूसरी पत्रिका यंग इंडिया, यंग इंडिया। गांधी जी की तीसरी पत्रिका नवजीवन, नवजीवन। गांधी जी की चौथी पत्रिका हरिजन। ये सब गांधी जी की पत्रिका है। आइए यदि दो पुस्तक है तो कौन सी पुस्तक गांधी जी की नहीं है? ये तो है ही, हरिजन भी है, ये भी है, द हॉली फैमिली। हॉली फैमिली को किसने लिखा? ये लिखा कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। और कौन लिखा? 2 लोगों ने मिलकर लिखा, फ्रेडरिक एंजल, फ्रेडरिक एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर लिखा द हॉली फैमिली। द हॉली फैमिली के लेखक हैं कार्ल मार्क्स और एंजल। नोट कर लीजिए ये दोनों बात। और गांधी जी की पुस्तक है, आगे आइए, मैगजीन है। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? एक बार सेशन से जुड़ जाओ गुरु। किरण शर्मा, सपना कुशवाहा, अनामिका गया, गया से अनामिका है, हम भी 9 साल गया में रहे हैं। अनामिका गया में मगध कॉलोनी में हम रहते थे। रेणु कुमारी, भक्ति एंड मस्ती, वाह वेरी गुड, मस्ती भी चलेगा भक्ति भी चलेगा। सेशन को लाइक कर दो गुरु। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? जल्दी बताओ। दी कलकत्ता क्रॉनिकल, दी कलकत्ता गजट, दी बंगाल गजट। जेम्स अगस्टस हिक्की, किसका था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। नोट कर लीजिए भाई। द बंगाल गजट किसकी मैगजीन थी? जेम्स ऑगस्टस हिक्की का मैगजीन था बंगाल, द बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका थी। भारत में प्रकाशित होने वाली पहली हिंदी पत्रिका पूछे, पहली हिंदी पत्रिका पूछे तो उसका नाम है उदंत मार्तंड। भारत में प्रकाशित होने वाली पहली हिंदी की पत्रिका कौन थी? उदंत मार्तंड। नोट कर लीजिए, उदंत मार्तंड किसका था? युगल किशोर का था, युगल किशोर। नोट कर लीजिए, युगल किशोर का था उदंत मार्तंड, जो भारत में प्रकाशित होने वाली पहली हिंदी मैगजीन थी। वैसे पहला पत्रिका पूछे तो दी बंगाल गजट, ये अंग्रेजी का था। इसके द्वारा निकाला गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। आगे आइए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किसके नाम से प्रकाशित हुआ था? भाई जन गण मन, भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिखा। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने किया? तो ये किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत के भी राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो जन गण लिखा उसको पहली बार कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। जन गण मन को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया और पहली बार उसे भारत भाग्य विधाता नाम से प्रकाशित करवाया गया। 1912 में जब पहली बार उसका प्रकाशन हुआ तो उसे जो शीर्षक मिला, जो टाइटल मिला, वो नाम था भारत भाग्य विधाता। तो आंसर क्या होगा? भारत भाग्य विधाता। और मैं बता दूं आपको कि इसका अनुवाद जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया खुद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही। जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया और उसका टाइटल मिला द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। लिखो, जन गण मन का अंग्रेजी में शीर्षक क्या था, अंग्रेजी में टाइटल क्या था? लिखो द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। और हिंदी में टाइटल क्या था? भारत भाग्य विधाता। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि, गोरा, पोस्टमास्टर, काबुलीवाला,
द कोर्ट डांसर, काबुली वाला, पोस्ट मास्टर, गीतांजलि, गोरा, ये सब किताब किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नाइटहुड की उपाधि को ही हम लोग सर की उपाधि बोलते थे। नाइटहुड के उपाधि को ही हम लोग सर की उपाधि कहते थे। यानी सर और नाइटहुड एक ही बात है। नाइटहुड और सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग कांड के बाद लौटा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी कपड़ों को जलाया गया, आपको पता है ना, सबसे ज्यादा विदेशी कपड़ों को कब जलाया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी कपड़ा जलाया गया उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बर्बादी कहा था कि कपड़ा जलाने से आजादी थोड़े ना मिलेगा। तो कपड़ों को जलाना बर्बादी किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन यानी विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय यानी शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में हो गया। 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर का डेथ हो गया। आगे आइए, एक सवाल नहीं छूटेगा। हमारा ये प्रण है, इतना डिस्कशन करूंगा, इतना बेहतर करूंगा कि सवाल नहीं छूटेगा गुरु। और मैं फेंक नहीं रहा हूं, आप देख भी रहे हैं कि अगर कोई चीज आ रहा है तो खत्म भी हो रहा है और खत्म होगा, सब कुछ खत्म होगा। मतलब आपके जीवन का तकलीफ सबसे पहले खत्म होगा। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों, व्यापारी व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 57 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? हमने बताया था। किसने कहा था कि 57 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? डिजरेली ने कहा था। किसने कहा था? डिजरेली। सिपाही विद्रोह किसने कहा था? भाई कल बताया था ना, भारत 57 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष, 57 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष किसने कहा? बीडी सावरकर। 57 की क्रांति को भारत का पहला संघर्ष, पहला स्वतंत्रता की लड़ाई किसने कहा? 57 की क्रांति को भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई बीडी सावरकर ने कहा। हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र, ये आउटरम और टेलर ने कहा। आउटरम टेलर ने कहा कि 57 की जो क्रांति है वो एक तरह का हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र है। लेकिन उस 57 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो डिजरेली ने कहा था। आगे आइए, गद्दार पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? गद्दार पार्टी के वैसे संस्थापक पूछा जाए, गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ। और गद्दार पार्टी के संस्थापक कौन थे गुरु? तो ये थे कैप्टन मोहन सिंह। मोहन सिंह भाखना नोट कर लीजिए। गद्दार पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाखना थे। और इसकी स्थापना कहां हुआ? इसकी स्थापना कहां हुआ? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई। इसके प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गद्दार पार्टी के प्रमुख नेता थे। संस्थापक पूछे तो सोहन सिंह भाखना। स्थापना कहां हुआ? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। स्थापना हुआ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। सोहन सिंह भाखना ने स्थापना किया। इसके प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। और मैं बता दूं कि सैन फ्रांसिस्को जिसका नाम मैंने लिया, सैन फ्रांसिस्को को क्या कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है। लिख लीजिए, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को प्रशांत महासागर के किनारे है। सैन फ्रांसिस्को सिटी पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर के किनारे है। इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है। आगे आओ, सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? इनमें से कौन से नेता थे जिन्होंने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी, मंगल पांडे। बताइए कौन थे जिन्होंने अपने सार्जेंट को गोली मार दी थी? परेड का निगरानी कर रहा था सार्जेंट जो था, सिपाहियों के परेड का निगरानी कर रहा था। रिवाल्वर निकाला सिपाही, अपने सार्जेंट को ही गोली से भून दिया। उस क्रांतिकारी का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट को गोली मार दी। अपने सार्जेंट को क्या कर दिया? अपने सार्जेंट को गोली मार दी।
गोली मार दी। नोट कर लीजिए भैया, अपने सार्जेंट को 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गोली मार दी। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। क्वेश्चन आता है कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री का जवान था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवान। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवान कौन था? मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान था, जिसने 29 मार्च 1857 को गोली मार दी सार्जेंट को। इसके कारण 8 अप्रैल को, मात्र 9 दिन बाद, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को इस घटना के लिए फांसी दी गई। तो 57 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान कौन दिया? मंगल पांडे। हालांकि मंगल पांडे ने जब बलिदान दिया उस समय 57 की क्रांति का शुरुआत नहीं हुआ था। 57 की क्रांति का बिगुल उस समय नहीं फूका गया था। 57 की क्रांति की अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई 1857 को, उस दिन रविवार का दिन था, उस दिन संडे का दिन था गुरु। 10 मई 1857, 10 मई 1857 संडे का दिन था, रविवार का दिन था। मेरठ से विद्रोह का शुरुआत हुआ। उसमें पूछा 57 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ? तो मेरठ से हुआ, मेरठ छावनी से हुआ। और कब हुआ गुरु? 10 मई 1857 को, रविवार का दिन। क्वेश्चन आता है कि 57 की क्रांति की शुरुआत होने वाला कब था? तो लिखिए, होने वाला था 31 मई को। 31 मई 1857, 31 मई 1857 को 57 की क्रांति की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई कि 31 मई का इंतजार नहीं किया गया। 10 मई को ही 57 की क्रांति शुरू हो गया मेरठ छावनी से। क्या हुआ था उस दिन? तो 9 मई को, 10 मई के एक दिन पहले 9 मई को कोर्ट मार्शल करके 85 सैनिकों को, 85 बेगुनाह सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को 10 साल के लिए जेल भेजा गया। क्वेश्चन आता है कितने बेगुनाह सैनिकों को जेल भेजा गया था? तो 85 बेगुनाह सैनिकों को जेल भेजा गया, बस इस बात को लेकर कि चर्बी वाला कारतूस के इस्तेमाल से मना कर दिए। चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बात को लेकर उन सैनिकों पर अनुशासनहीनता का मुकदमा चला और 10 साल के लिए कोर्ट मार्शल करके जेल भेज दिया गया। इस घटना से दुखी होकर, ताने सुनकर मेरठ छावनी के सिपाहियों ने मेरठ से ही 10 मई को विद्रोह शुरू कर दिया। होना था 31 मई को, लेकिन हो गया कब? 10 मई को। 1857 के विद्रोह के प्रचार प्रसार के लिए रोटी और कमल का फूल बांटा गया। 57 के विद्रोह के प्रचार प्रसार के लिए रोटी और कमल का फूल बांटा गया। 1857 के विद्रोह में दिल्ली से किसने नेतृत्व किया? नोट की स्टेशन को क्या भैया? दमदमे में दम। हाँ बिल्कुल, हाँ भैया, बहुत शानदार। वही मुगल बादशाह जिसके नामों को मिटाने पर हम लगे हुए हैं, वही अंतिम मुगल बादशाह। हम औरंगजेब के नाम की चीजों को मिटा दिए, सब मिटा दिए, लेकिन एक मुगल बादशाह ऐसा भी था जो जानता था कि 200 सैनिक जो मेरठ छावनी से चलकर लाल किला में दाखिल हुए, 200 सैनिक लाल किला में मेरठ छावनी में क्रांति करने के बाद रात भर पैदल चल के, मेरठ दिल्ली के बगल में ही है, मेरठ बहुत दूर नहीं है, दिल्ली, गाजियाबाद, उसके बाद आपको मोदी नगर और उसके बाद आपको मुरादनगर, मोदी नगर, फिर मेरठ बहुत नजदीक है। तो मेरठ छावनी से 200 सैनिकों ने बगावत किया और अगले ही दिन 11 मई को पहुंच गए कहां? दिल्ली के लाल किला, जहां बहादुर शाह जफर को कहा कि जफर जी आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हम लड़ाई जीत गए, अंग्रेजों को भगा दिए, तो इस देश का राजा कौन होंगे? बहादुर शाह जफर। जफर को पता था कि 200 सैनिक इसका हम साथ दिए तो हम तो काम से गए, राजा तो बनने की बात छोड़ ही दीजिए। यही बात सत्य था। बहादुर शाह जफर इस बात को जानता था, पर उसने कहा इस मिट्टी ने हमारे को बहुत पालन पोषण किया है, इस मिट्टी ने हमारे दादा परदादाओं को राजा बनाया, इस मिट्टी ने हमें पालन पोषण करवाया, अब तो उम्र अंतिम चल रहा है, क्यों न इस मिट्टी का कर्ज चुकाया जाए। उन्होंने 200 सैनिकों को साथ देने का प्रॉमिस किया। हालांकि बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल इसके लिए तैयार नहीं थी। कही कि मेरा पति मारा जाएगा, ये गड़बड़ बात है, इनको सहयोग नहीं देना चाहिए सैनिकों को, चुपचाप लाल किला में पेंशन मिल रहा है, आराम से रहे, क्या जरूरत है सैनिकों का साथ देने का। वो मना कर दी थी, लेकिन फिर भी जफर का ईमान जागा और साथ दिया सैनिकों का। अंत में जब जफर को गिरफ्तार किया गया और बोला गया दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। कहा किसने? अंग्रेजों ने कहा कोई दम नहीं है, जान की खैर मांगो तुम। कहा कि गाजियों, तो जफर का हाथ बंधा है,
बेटों का सर काट दिया गया, बेटों का सर काट दिया गया उसके सामने, हाथ बंधा। उसने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यह था बहादुर शाह जफर। और उसने दिल्ली से सैनिकों का नेतृत्व किया, बहादुर शाह जफर और उसका सेनापति बख्त खान ने। उसी तरह झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खान, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली, और मैं बता दूं पटना से पीर अली, गया से करीम अली, और आरा जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या टोपे, संबलपुर से सुरेंद्र साई। इस सब ने क्या किया? 57 के क्रांति का नेतृत्व किया। इतना याद रखिएगा, बहुत कुछ है। विद्रोह कब शुरू होना था? 31 मई को। हुआ कब? 10 मई को। चलिए, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 57 का विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भैया अब ऐसा, अब यहां पर पॉलिटिकल न्यूज मत चलाइए। यहां पर सभी लोग देश में जिन्होंने भी अपना योगदान दिया, खैर वो सब छोड़िए, हम लोग पढ़ाई करें, सिलेक्शन लें। यहाँ पर कुछ कमेंट नहीं, यहाँ पर पढ़ाई केवल, जो जहाँ पर जिनका योगदान है वहाँ पर बताना उचित है। चलिए, मैं कह रहा था सभी लोग अपने पढ़ाई को ध्यान दें और हम आपके साथ हैं। सही मायने में आप मानिए तो दिल से हम आपको भाई बहन मानते हैं और दिल से हम आपको प्यार करते हैं। सच बताता हूँ मैं आपको, और आपके लिए मैं थका हुआ भी रहता हूँ तब भी मैं लाइव लेता हूँ। और एक बार भाई सेशन से जुड़े रहिए, आप जिस तरह प्यार देते थे देते रहिए, मैं उसी तरह मेहनत करता रहूंगा जैसा मैं पहले करता था, प्रॉमिस है गुरु। सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। लिखो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के काल में ही 57 की क्रांति हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ और महारानी विक्टोरिया के हाथ में शासन गया। जब 57 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया के हाथ में शासन गया, तब गवर्नर जनरल का ही नाम बदल के कर दिया गया वायसराय। गवर्नर जनरल का नाम बदल के कर दिया गया वायसराय, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जब नाम बदलाया गवर्नर जनरल का वायसराय, तब भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसीलिए भारत का अंतिम गवर्नर पूछे, गवर्नर जनरल पूछे तो कौन होगा गुरु? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय पूछे तब लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारे चेंजेज आए। 57 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, जिसने भारत में शासन बनाया था, उसको ही अंत कर दिया गया। कंपनी को भंग कर दी गई और महारानी विक्टोरिया के हाथ में शासन गया। और महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को क्या किया? अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसको पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग ने ही। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा? ये भी क्वेश्चन आता है। लॉर्ड कैनिंग। कहां पढ़ा? इलाहाबाद में पढ़ा। कहां पढ़ा? इलाहाबाद में पढ़ा। और कब घोषणा पत्र आया? 1 नवंबर 1858। डेट के साथ याद रखो, 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 57 की क्रांति के बाद आया। चलिए, लॉर्ड कैनिंग के समय ही पहली बार बजट पेश हुआ। पहली बार भारत में विल्सन नाम के अर्थशास्त्री था, विल्सन नाम के अर्थशास्त्री ने भारत में पहली बार बजट पेश किया। बजट लॉर्ड कैनिंग के समय ही, लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 में भारत में क्रांति तो हुआ ही, 57 की क्रांति भी हुआ, लेकिन उसी दौरान 3 विश्वविद्यालय बने। 1857 में ही 3 विश्वविद्यालय बना लॉर्ड कैनिंग के समय। कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। 3 विश्वविद्यालय भारत में बने, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1857 में। 1861 में 3 हाईकोर्ट बने। भारत में लॉर्ड कैनिंग के समय ही विश्वविद्यालय तो 3 बना ही, 3 हाईकोर्ट भी बना 1861 में। कौन कौन? वही सेम, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट बना 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय। और भारत का पहला बजट भी पेश हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय। चलिए, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 का नेतृत्व किया? बताओ इसको, इसका उत्तर आप लोग खुद दीजिए। सेशन को एक बार लाइक कर दो गुरु, आज का सेशन हिस्टोरिकल बनाना है, रात तक करना है गुरु। चलिए बताइए, किसने लखनऊ से किया? इसमें टाइम मत दो। हजरत बेगम हजरत महल लखनऊ से, इलाहाबाद से लियाकत अली, भैया कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से, तात्या टोपे ग्वालियर से, लक्ष्मीबाई जिनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था,
और इन्होंने झांसी से, हजरत महल लखनऊ से, बरेली से खान बहादुर खान, इलाहाबाद से लियाकत अली, कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या टोपे, बिहार के जगदीशपुर आरा से बाबू कुंवर सिंह, और कहाँ से बाबू कुंवर सिंह, और पटना से पीर अली, गया से करीम अली। अरे भैया, सब मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया 57 की क्रांति में। तभी तो अंग्रेज ने जानबूझ के टारगेट किसको किया? मुसलमानों को। कहा कि मुसलमान को खुश करो, इतना खुश करो और उनको बताओ कि तुम्हारा हिंदुओं के साथ ठीक नहीं है रहना, उनके साथ रहोगे जिंदा नहीं रहोगे, तुम्हारा सारा हक हिंदू मार लेगा, इतना सुविधा दो, उनको तुष्ट करो। अंत में मुसलमान को फोड़ने में ब्रिटिश कामयाब हो गए, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और अंतिम आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जब बढ़ चढ़कर आजादी की लड़ाई में मुसलमान हिस्सा लिए थे। बाकी उसके बाद तो उनका मेन एजेंडा था मुसलमानों के लिए अलग जमीन, जब आजाद भारत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग जमीन की मांग। हालांकि कुछ सर सैयद अहमद खान या मौलाना आजाद ये सब कभी भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे। चलिए आगे आओ। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लोगों को शिकायत था कि सर आप जो है खाली इतिहास पढ़ाते हैं। तो मोहम्मद अमानत अंसारी, वाह वेरी गुड अमानत जी, बहुत शानदार आप उत्तर दे रहे हैं, बहुत शानदार मेरे भाई। सभी लोग, कान्हा की लाडली, विजय विश्वकर्मा, चाहत अंसारी, बहुत शानदार उत्तर है सबका। चाहत अंसारी, सुधांशु जी, पिंकी झा, नवनीत मिश्रा भाई, आपका भी सही है उत्तर, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। सबसे लंबी राज्यों में अगर पूछा जाए कि राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गोवा की। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, सबसे छोटी गोवा की। लेकिन अगर पूछा जाए पूरे भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी, तो गुजरात से भी ज्यादा है अंडमान निकोबार की। भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात से भी ज्यादा किसकी है? अंडमान निकोबार की है। अगर राज्यों में पूछे तब गुजरात की सबसे लंबी, सबसे छोटी गोवा की। अब ऐसे पूछे तो सबसे लंबी है अंडमान निकोबार की। ये भी याद रखिए। भारत में समुद्री तटरेखा को कितने राज्य छूता है? कितना राज्य है भारत का जो समुद्र के तट को छूता है? तो गुरु भारत का 9 राज्य है। कौन कौन? बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात कुल मिला के 9 राज्य हैं जो समुद्र को छूते हैं। भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र को छूते हैं? तो 9 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 याद कर लीजिए। भारत के 9 राज्य समुद्र को छूते हैं। इसमें सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, सबसे छोटी गोवा की, और पूरे भारत में अंडमान निकोबार की। बंगाल के तट को बोलते हैं बंग तट। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट खुद ले लीजिए तो हम इसको मिटाकर कुछ बनाएं। बंगाल का जो तट है उसे बोलते हैं बंग तट। बंगाल के तट को क्या बोलते हैं? बंग तट। उड़ीसा के तट को बोलते हैं उत्कल तट। बोल देता हूं, लिख लीजिएगा। उड़ीसा के तट को बोलते हैं उत्कल तट। आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं गोलकुंडा तट। तमिलनाडु के तट को बोलते हैं पायन तट। बंगाल के तट को बंग तट, उड़ीसा के तट को उत्कल तट और उत्तरी सरकार तट। उत्कल तट बोलते हैं या उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, एक ही बात है। आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं गोलकुंडा तट। तमिलनाडु के तट को बोलते हैं पायन तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को मिलाकर बोलते हैं कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को मिलाकर बोलते हैं कोरोमंडल तट। फिर से बोलता हूं, बंगाल के तट को बंग तट, उड़ीसा के तट को उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश तट को अकेले गोलकुंडा तट बोलते हैं। अब तमिलनाडु के तट को अकेले पायन तट बोलते हैं, पायन तट। और दोनों को मिलाकर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को मिलाकर बोलते हैं कोरोमंडल तट। केरला के तट को बोलते हैं मालाबार तट। केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट। कर्नाटक के तट को बोलते हैं कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। गोवा और महाराष्ट्र के तट को बोलते हैं कोंकण तट। गोवा और महाराष्ट्र के तट को बोलते हैं कोंकण तट। और गुजरात के तट में 2 है, इसको बोलते हैं कच्छ तट और इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। कच्छ तट, काठियावाड़ तट, इसको याद कर लीजिएगा। आगे आइए। निम्नलिखित में से किसे युवा बलित पर्वत कहा जाता है? इनमें से कौन सा पहाड़ है जो युवा बलित पर्वत बोलो या नवीन? युवा बलित पर्वत को ही बोलते हैं नवीन बलित पर्वत। नवीन बलित पर्वत, युवा बलित पर्वत का ही नाम है
नवीन बलित पर्वत। भाई इसमें से नया बलित पर्वत हिमालय है, और अरावली जो है वह है प्राचीन बलित पर्वत। अरावली प्राचीन बलित पर्वत है, नोट कर लो, अरावली प्राचीन बलित पर्वत है। नीलगिरी क्या है भैया? नीलगिरी ये पठार का हिस्सा है। हिमालय क्या है? तो ही गया। विंध्य पर्वत क्या है? तो भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत का मतलब होता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन है। पूछा जाए कि विंध्य पर्वत कैसा पर्वत है? विंध्य और सतपुड़ा दोनों, विंध्य और सतपुड़ा ये दोनों क्या है? भ्रंश पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। हिमालय क्या है? नवीन बलित पर्वत है। अरावली क्या है? प्राचीन बलित पर्वत है। आगे आ जाइए। भारत के दो सबसे समृद्ध इकोजोन कौन सा है? भारत का दो सबसे समृद्ध इकोजोन। इकोजोन का मतलब क्या होता है भैया? ऐसा स्थान जहां पर जैविक विविधता काफी बड़े मात्रा में हो, बायोडाइवर्सिटी काफी रीच हो, पेड़ पौधे जीव जंतु बहुत सारे प्रकार के हो, और सबका इकोसिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंस हो। तो भैया सबसे समृद्ध है, सबसे ज्यादा रीच इकोजोन कौन सा है गुरु? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय और पूर्वी घाट। हिमालय में भी पूर्वी हिमालय, हिमालय और पश्चिमी घाट, हिमालय और पश्चिमी घाट। हिमालय में भी पूर्वी हिमालय, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी हिमालय नहीं, हिमालय में भी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट लिख लो। भारत में दो ही इकोसिस्टम इकोजोन जो है रीच है, इसीलिए पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉट स्पॉट बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। पूछा जाए भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं जहां बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम काफी रीच होगा, उसे हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? लिख लो, दो हॉट स्पॉट हैं। कौन कौन? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। भारत में दो हॉट स्पॉट हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। पश्चिमी हिमालय नहीं, केवल पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। अगला, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो इसमें दो पॉइंट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आंसर होगा K2। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 होगा। क्या होगा? K2। इसी को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, इसी को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। लेकिन इसका ऊंचाई है 8611 मीटर। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में सबसे, दोनों में अंतर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। जाना मना है गुरु, सेशन को लाइक कर दो और टिके रहो क्योंकि आज हिस्टोरिकल सेशन होने वाला है। भारत में सबसे ऊंची चोटी, दोनों में अंतर है। भारत की सबसे ऊंची और भारत में सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो उसका आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा, और इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। 85-86 याद करिएगा ना। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2। तो भारत की पूछ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा K2। और मैं बता दूं आपको, K2 के बारे में लिख लो, K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो लिखो K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बारे में लिखो, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा तीसरी सबसे ऊंची विश्व की, और दूसरी सबसे ऊंची K2। और K2 कहां है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। और कंचनजंगा कहां है? तो सिक्किम और नेपाल के सीमा पर, सिक्किम और नेपाल के सीमा पर, सिक्किम और नेपाल के सीमा पर कौन है? कंचनजंगा। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कौन है? K2 है। चलिए, तो भारत की सबसे ऊंची पूछे तो K2, भारत में सबसे ऊंची पूछे तो कंचनजंगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? देखो भैया, जो दुनिया का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है उसका नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है ना, केवल समुद्र में नहीं होता, द्वीप केवल समुद्र में नहीं पाया जाता, नदी में भी पाया जाता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है, उसका नाम। ये भी एक जीके हो गया ना, नोट कर लो। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है। माजुली कहां है गुरु? तो असम में है, असम में है। कौन बनाता है द्वीप? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन बनाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाता है। 2016 से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। 2016 का पहले से भी था,
लेकिन इससे पहले 2016 से पहले डी माराजो लिखो, डी माराजो, ये ब्राजील में है, ब्राजील में है, ये अमेजन नदी में है, अमेजन नदी इसको बनाता है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप 2016 से पहले किसको माना जाता था? डी माराजो को। ये बात से माजुली वाले दुखी थे, उन्होंने चैलेंज कर दिया दोबारा एरिया मापिए, हमारा ज्यादा है। तो माजुली का एरिया डी माराजो से ज्यादा निकला, इसीलिए 2016 से डी माराजो के जगह पर माजुली को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी इसको बनाती है, असम में बनाती है। अब विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है। कब से भैया? 2016 से। और 2016 में ही माजुली को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ, 2016 से, विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में। और आपको बता दूं एक बात, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा संख्या में भी नदी द्वीप बनाती है। सबसे बड़ा नदी द्वीप तो बनाती ही है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में नदी द्वीप का निर्माण भी कौन करती है? ब्रह्मपुत्र ही करती है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ज्यादा नदी द्वीप बनाती है, और सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली को भी किसने बनाया है? ब्रह्मपुत्र। आगे आइए, पाल घाट दर्रा इनमें से किसको जोड़ता है? पाल घाट दर्रा इनमें से किसको जोड़ता है? जल्दी बताओ, सेशन को लाइक कर दो गुरु, घबराओ मत। हम लोग 21:44 हो गया ना, हम लोग अभी आपको 5 मिनट और लाइव इसमें करेंगे, 30 प्रश्न लेंगे टोटल। भैया ये जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। इसमें देखिए और भी है, भोर घाट भी है, पाल घाट के अलावा भोर घाट है, और एक है थाल घाट। थाल घाट और भोर घाट किसको जोड़ता है? देखो भैया एक ट्रिक है हमारे पास, थाना भोपू। थाना में क्या बचता है जी? भीसिल। किसको जोड़ता है? थाल घाट। और किसको जोड़ता है? भोर घाट। आज के बाद इतना बार ही क्वेश्चन आया है, पर आज के बाद गलती नहीं होगा आपका। था से हो गया थाल घाट, थाल से हो गया थाल घाट, था से हो गया भैया थाल घाट, और ना से हो गया नासिक, ना से हो गया नासिक, भो से हो गया भोर घाट, भोर घाट, अब पू से हो गया पुणे, पू से हो गया पुणे। भैया नासिक से अगर मुंबई जाना हो, नासिक से मुंबई जाना हो तो किससे जाइएगा? थाल घाट से। अब पुणे से बंबई जाना हो तो किससे जाइएगा? भोर घाट से। यानी नासिक से बंबई को कौन जोड़ता है? थाल घाट। पुणे से बंबई को कौन जोड़ता है? भोर घाट। याद रहेगा ना, था ना, था से थाल घाट, ना से नासिक, तो नासिक से बंबई को थाल घाट, भोपू, पुणे से मुंबई को भोर घाट। कभी भूलिएगा आप, थाना भोपू, थाना में भिसिल बसता है ना जी, थाना भोपू। थाल घाट जोड़ता है नासिक से बंबई को, अब भोर घाट जोड़ता है पुणे से बंबई को, अब पाल घाट केरला को तमिलनाडु से जोड़ता है। हिमालय के स्थान पर जो समुद्र था उसे क्या कहा गया? हिमालय के स्थान पर जो समुद्र था, लाल सागर, अरब सागर, तेथिस सागर, अमृत सागर। जल्दी बताओ, हिमालय के स्थान पर जो, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए, इसका उत्तर दीजिए। रामू प्रसाद, प्रियंका कुमारी, राय स्टडी, मधु जी, सरवन जी, संजय शर्मा। चलिए सभी लोग एक बार उत्तर इसका दीजिए। वहां पर था तेथिस सागर, जहां आज हिमालय है वहां था तेथिस सागर। केरल से संबंधित तट को क्या कहा जाता? अभी बताया हूं, अगर गलती किया तो कनपट्टी फोड़ेंगे। अभी नाम बताया हूं, केरल के समुद्र के किनारा को क्या कहा जाता है ये मैं बताया हूं। बंगाल के तट को बंग तट, उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार उत्कल तट, आंध्र प्रदेश के तट को गोलकुंडा तट, तमिलनाडु के तट को पायन तट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिलाकर बोलते हैं कोरोमंडल तट, महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट, गुजरात में ऊपर वाले कान को कच्छ तट, नीचे वाले को काठियावाड़ तट, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट, और मालाबार तट बोलते हैं केरल के तट को। केरल के तट के मालाबार तट बोलते हैं। केरल को मसालों का बागीचा भी कहा जाता है। केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस, गार्डन ऑफ स्पाइस, केरल को मसालों का बागीचा भी कहते हैं। और केरल में शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। केरल में शांत घाटी मतलब कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और केरल में की बात करें तो केरल में अष्टमुदी झील है, बिंबनाथ झील है, पुनामदा झील है। अष्टमुदी झील, अष्टामुदी झील, बिंबनाथ झील, अष्टमुदी झील,
वेम्बनाड झील और पुनामदा झील, ये केरल में है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है। और केरल में समुद्र के किनारे मिलने वाले झील को कयाल कहते हैं। केरल में समुद्र के किनारे मिलने वाली झील को कयाल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बैक वाटर भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे बैक वाटर भी कहा जाता है। अब जाइएगा केरला, केरला बड़ी बढ़िया जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह। हम गए थे व्यापार की तरफ से, तो कोची आप जाइएगा ना तो ऐसी ऐसी झीलें हैं जो समुद्र से लगा हुआ है। मैं गया हूँ, पुनामदा झील भी गया, अष्टमुदी झील भी गया हूँ, तो बड़ी शानदार है। तो भैया झील में बैठिए नाव पर और सीधे समुद्र में निकलिए। समुद्र से लगा हुआ बहुत सारा झील है, उसी को वहां कयाल कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में बैक वाटर भी कहते हैं। और गुरु मालाबार तट जो है वहां पर मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार में ही हुआ था। ठीक है भाई। केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। केरल की सबसे लंबी नदी कौन है? पेरियार नदी। और केरल में कौन कौन झील है? अष्टमुदी झील, पुनामदा झील और वेम्बनाड झील। और केरल में स्पेशली कई डांस होते हैं। कथकली, कथकली डांस कहाँ का है? केरल का। मोडियट्टू, मोहिनीअट्टम, ये सब केरल का फोक डांस है। कौन कौन है भैया? लिख लो। केरल के नृत्य का नाम लिखो, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, मोडी अट्टू, दूसरा है मोडी अट्टू और तीसरा है कथकली। ये केरला का डांस है। चलिए आगे आओ। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। केरल के जो सीएम है वो कौन है? पिनरई विजयन है वहां के सीएम। चलिए, अंडमान समूह और निकोबार समूह को अलग कौन करता है? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री उत्तरी चैनल, ये भी नोट कर लो। 10 डिग्री उत्तरी चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से। 38 डिग्री लिखो, लिखो गुरु, 38 डिग्री अलग करता है। सेशन को ऊपर लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं। 38 डिग्री अलग करता है उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से। उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करता है 38 डिग्री। 17 डिग्री अलग करता है, 17 डिग्री अलग करता है, 17 डिग्री अलग करता है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से। और 49 डिग्री, 49 डिग्री अलग करता है अमेरिका को कनाडा से। अमेरिका को कनाडा से 49 डिग्री। 38 डिग्री उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से, 17 डिग्री उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से, 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इतना याद कर लीजिए आप। और याद कीजिए 8 डिग्री, 8 डिग्री चैनल ये अलग करता है मालदीव को मिनिकोय से। मालदीव को मिनिकोय यानी लक्षद्वीप से। मालदीव को मिनिकोय से अलग करता है, मालदीव को मिनिकोय से अलग करता है 8 डिग्री। 9 डिग्री अलग करता है मिनिकोय को लक्षद्वीप से। मिनिकोय को लक्षद्वीप से कौन अलग करता है? मिनिकोय लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए और सेशन को लाइक कर दो गुरु। और हम हर दिन शाम को 7:30 या 8 बजे हर दिन लाइव आते हैं। और इस बेहतरीन सेशन को देखना है तो कहीं मत जाइए। इस समय कॉपी कलम लेके अपने आप को फ्री करके सेशन का इंतजार कीजिए। बेहतरीन सेशन होगा, अच्छा होगा, मजेदार होगा और आपके साथ हम खड़े रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। सेशन चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग लगातार लाइव लेंगे। और कैसा चल रहा है लाइव बताइएगा भी आप लोग। आगे आ जाओ। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय पथ को क्या कहा जाता है? बताओ भाई। तटीय पथ मत कहिए, तटीय तट को। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? गलती बताओगे। अगर इसका उत्तर गलती दिए, 962 लोग हैं, हमें 962 कमेंट चाहिए। बताओ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश के तट को अकेले में क्या बोलते हैं? गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट। और तमिलनाडु के तट को बोलते हैं पायन तट। अब बताओ ये दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? यही पूछ रहा है। दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। बिल्कुल सही उत्तर, कोरोमंडल तट। याद रखो, कोरोमंडल तट से एक जनरल नॉलेज याद रखो, जनरल नॉलेज एक याद रखो। जाड़े के दिनों में लौटती मानसून से वर्षा केवल और केवल कोरोमंडल तट पे होता है। केवल और केवल कोरोमंडल तट है जहां जाड़े के दिनों में लौटती मानसून से वर्षा होती है। आगे आओ। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच के भूमि को दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? दोआब। और आपको हमने पढ़ाया था, यहां एक नदी है सतलज, यहां एक नदी है सतलज, यहां एक नदी है ब्यास, यहां एक नदी है रावी, यहां एक नदी है झेलम। झेलम नहीं, झेलम से पहले चिनाव है।
यहाँ एक नदी है चिनाव, और यहाँ एक नदी है झेलम, और यहाँ एक नदी है सिंधु। क्रम से है गुरु, नॉर्थ से साउथ अगर पूछा जाए इन नदियों को कि नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए, तो सबसे ऊपर सिंधु नॉर्थ में, उसके साउथ में झेलम, उसके साउथ में चिनाव, उसके साउथ में रावी, उसके साउथ में ब्यास, और सबसे साउथ में सतलज। दो नदियों के बीच के स्थान को कहते हैं दोआब। सतलज और ब्यास के दोआब को क्या कहा जाता है? बिस्त दोआब। सतलज और ब्यास के दोआब को रट लो, बिस्त दोआब। गुरु ऐसे भी याद हो जाएगा, बी से हो गया ब्यास और सत से हो गया सतलज, तो बिस्त दोआब, ब्यास और सतलज के बीच को बिस्त दोआब। रावी और ब्यास के बीच के दोआब को बारी दोआब, बारी दोआब कहते हैं। बारी दोआब कैसे? बस हो गया ब्यास और रस है रावी। नामों से याद हो जाएगा, इसे भी पकड़ा जाएगा किसके बीच के दोआब को, किस नदी के बीच के दोआब को हम बारी दोआब कहते हैं। तो बस ब्यास और रस रावी, तो बारी दोआब। रावी और चिनाव के बीच के दोआब को रचना दोआब, रचना दोआब। कैसे याद रहेगा? रस रावी और च से चिनाव। झेलम और चिनाव के बीच के दोआब को रावी, झेलम और चिनाव के बीच के दोआब को क्या बोलते हैं? इधर नहीं होगा। झेलम और चिनाव के बीच के दोआब को क्या बोलते हैं गुरु? ये बोलते हैं चेझ दोआब, चेझ दोआब। नहीं याद रहेगा, चे से चिनाव, झ से झेलम। और सिंधु और झेलम के बीच के दोआब को बोलते हैं सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब। दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं। इतना सारा दोआब परीक्षा में आता है, इसलिए रट लीजिए भैया। सतलज ब्यास के दोआब को बिस्त दोआब, ब से ब्यास और सत से सतलज। याद हो जाएगा, नमूने में सब छुपा हुआ है आंसर। बारी दोआब, ब्यास और रावी के बीच के दोआब को बारी दोआब। चिनाव और रावी के बीच ब्यास के दोआब को रस से रचना, रस से रावी, च से चनाव, रचना दोआब। चिनाव और झेलम को चेस दोआब, और झेलम और सिंधु को क्या? सिंधु सागर दोआब। चलिए आगे आइए। नागा, खासी, गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? गारो, खासी, नागा, ये पहाड़ी कहाँ है? बस सेशन को लाइक कर देना गुरु। चलिए, नागा, खासी, गारो, गारो खासी जयंतियां पूछ सकते हैं। इसमें भैया पहाड़ियां कहाँ? पूर्वांचल पर्वतमाला, काराकोरम। पूर्वांचल पर्वतमाला मतलब ये मेघालय में है। गारो, नागा, गारो खासी जयंतियां, ये सब पर्वत कहाँ है? उत्तर पूर्वी राज्य में। गारो, खासी, जयंतियां, मिकिर, ये सब कहाँ है गुरु? मेघालय में। मेघालय में गारो, खासी, जयंतियां और मिकिर, ये सारे पहाड़ कहाँ हैं? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर, यहीं पर है मासिन राम चेरापूंजी। मेघालय में ही मासिन राम चेरापूंजी है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और मेघालय में ही नौक्रेक, नौक्रेक मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नौक्रेक मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, और नौक्रेक नेशनल पार्क भी है। और मैं बता दूं, गारो, खासी, जयंतियां यहाँ की जनजाति भी है। पहाड़ का नाम भी गारो, खासी, जयंतियां। मेघालय के पहाड़ का नाम भी गारो, खासी, जयंतियां, और वहां के जनजाति का नाम भी गारो, खासी, जयंतियां। वहीं पर मासिन राम चेरापूंजी है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वहीं पर नौक्रेक चोटी है, जो मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी नौक्रेक है, जो एक नेशनल पार्क भी है। चलिए आगे आइए। लोकप्रिय बिट्टो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है कहां पर? विट्टो के द्वारा संविधान में संशोधन कहां किया जाता है? ज्यादा नहीं, 35 सवाल करेंगे, यानी कि 33 हो गया, 2 सवाल और। कहां पर विट्टो के माध्यम से, बताइए किस देश में विट्टो द्वारा संविधान संशोधन की विधि अपनाई जाती है? जल्दी बताओ मेरे दोस्त, 2 प्रश्न और है। हड़बड़ाना नहीं, घबराना नहीं, जाना नहीं, टिके रहो गुरु। स्विट्जरलैंड में विट्टो के माध्यम से, स्विट्जरलैंड अकेला ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भाई लोकतंत्र के 2 प्रकार,
लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो गुरु जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो अकेला देश है स्विट्जरलैंड, जहां प्रत्यक्ष लोक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का दो भाग, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पूरे दुनिया में लोकतंत्र जहां जहां भी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन अकेला देश है स्विट्जरलैंड जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोक अकेला देश है स्विट्जरलैंड जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, राजधानी है बर्न, नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। और यहीं पर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है जेनेवा, जहां WHO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक फोरम, इन सब का मुख्यालय जेनेवा में है। और जेनेवा भी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। और स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। और एकमात्र देश है, लिखो, एकमात्र देश जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आगे आओ। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? इनमें से किसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बना? मैं बता दूं आपको बहुत अच्छी बात कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म का, लिख लो, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के आधार पर बना 1909 का अधिनियम। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के आधार पर बना 1919 का अधिनियम। और साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर बना 1935 का अधिनियम। साइमन कमीशन के रिपोर्ट, साइमन कमीशन आया था 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसकी जांच के लिए आया था साइमन कमीशन। बनाया गया साइमन कमीशन नवंबर 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। नवंबर 1928 में साइमन कमीशन बना। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। पहले कहां आया? बंबई में। ये क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन सबसे पहले कहां आया? तो बंबई में आया। और साइमन गो बैक के नारा से गूंज पड़ा। साइमन का विरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि साइमन कमीशन के सारे मेंबर अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के सभी मेंबर अंग्रेज थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ। क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो इसका एकमात्र आंसर यही होगा कि साइमन कमीशन के सभी मेंबर अंग्रेज थे, इसलिए उसका विरोध किया गया। इसी के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और साइमन कमीशन का विरोध बिहार में भी हुआ और यहां पर नारा लगाया गया, उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। चलिए भैया, 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का अधिनियम का भैया माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और साइमन कमीशन के आधार पर 1935 का अधिनियम। भारतीय संविधान का अंगरक्षक का संरक्षक किसको कहा जाता है? ऐसे तो आंसर इसका होगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं भैया क्या? भारत के संविधान का संरक्षक। लेकिन आप जितने भी लोग शपथ लेते, प्रधानमंत्री शपथ ले या कोई सांसद शपथ ले, सब शपथ में क्या लेता है? मैं संविधान का पालन करूंगा। सभी लोग अपने शपथ में बोलते हैं कि मैं संविधान का पालन करूंगा। अकेला राष्ट्रपति है जो शपथ लेता है तो बोलता है पालन करूंगा नहीं, मैं संविधान का संरक्षण करूंगा। सभी के शपथ में देख लीजिए लिखा है मैं संविधान का पालन करूंगा, मैं संविधान का पालन करूंगा। राष्ट्रपति अकेला है जो बोलता है कि मैं संविधान का संरक्षण करूंगा। यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं ऑप्शन में रहे तो आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। संविधान का संरक्षक कौन? और ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट भी है, राष्ट्रपति भी है, तब सही होगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट न रहे तो भारत के राष्ट्रपति भी आंसर हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद। कैसा लगा आज का सेशन? देखो गुरु, बड़ी मन से पढ़ाता हूं, तन मन सब लगाता हूं आपके लिए, और हमेशा लगाऊंगा। हर दिन इसी जोश के साथ पढ़ाऊंगा। कहीं मत जाना। शाम 7:30 बजे सबको छोड़कर सिर्फ इस चैनल पे बने रहना। लगातार हम आपके साथ इसी मेहनत, इसी जोश, इसी जुनून के साथ लगातार पढ़ाता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा। प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं आपसे। बस लगातार आप जुड़े रहिए, प्यार बनाए रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है टेलीग्राम का लिंक, इसको आप ज्वाइन, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसा लगा सेशन? प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, 900 से ऊपर लोग जुड़े थे। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। मजा आया, सजा आया, खराब लगा, सब लिख दीजिएगा। कैसा लगा आपको सेशन बताइएगा जरूर, और कुछ सुझाव भी दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद। खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, खाओ पियो मस्त रहो। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।